हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरकेश बहादुर। आज व्यक्तित्व के पार्ट 2 में आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी। तो जीवनी क्या ये बता दें तो जीवनी जो है जो जिसके साथ बीतती है वो अपने हाव भाव जो दर्शाता है किताबों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, वो जीवनी है। तो ये जीवनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी का नाम वेटिंग फॉर वीज़ा, जिसका हिंदी में अनुवाद वीज़ा के लिए इंतज़ार है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बचपन से ही जात पात, ऊंच नीच की समस्याओं को झेला था। जब वो स्कूल में छोटी क्लास में थे तब उन्होंने तभी जो है जात पात की समस्याओं को झेला था। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर उन लोगों के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जब वहाँ कोई चपरासी नहीं रहता था तो उन लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता था। तो इसी की जो जीवनी है इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कोई भी किताब भारत में शायद नहीं पढ़ाई जाती, पर उनकी पुस्तिका वेटिंग फॉर वीज़ा संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में भी शामिल है। इस पुस्तिका के संपादक प्रोफेसर फ्रांसिस डब्ल्यू प्रिंटचेट थे, जिन्होंने आंतरिक साक्ष्यों के आधार पर इसका अनुमान लगाया कि यह पुस्तक 1935 या 36 की रचना है। विदेशों में लोगों को छुआछूत के बारे में जानकारी तो है, लेकिन उसका उन्होंने कभी सामना नहीं किया, इसलिए वो इस प्रथा को नहीं जान सके कि ये कितनी दमनकारी है। उनके लिए ये समझ पाना मुश्किल है कि बड़ी संख्या में हिंदुओं के गांव के एक किनारे कुछ अछूत रहते हैं जो हर रोज़ गांव का मैला उठाते हैं, हिंदुओं के दरवाजे पर भोजन की भीख मांगते हैं, हिंदू बनिया की दुकान से मसाले और तेल खरीदते हैं, परंतु उन्हें कुछ दूरी से ही सामान दिया जाता है। गांव को हर मायने में वे अपना मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अछूते के रूप में सामना करना पड़ता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि हमारा परिवार मूल रूप से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले में स्थित डापोली तालुके का निवासी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू होने के साथ ही मेरे पुरखे अपने वंशानुगत धंधे को छोड़कर कंपनी की फ़ौज में भर्ती हो गए। मेरे पिता ने भी परंपरा के अनुसार फ़ौजी में नौकरी कर ली। वे अफसर की रैंक तक पहुँचे और सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद मेरे पिता परिवार के साथ डापोली आ गए ताकि वहाँ पर फिर से बस जाएं, लेकिन कुछ वजहों से उनका मन बदल गया और परिवार डापोली से सतारा आ गया, जहाँ हम 1904 तक रहे। मेरी याददाश्त के मुताबिक पहली घटना 1901 की है, जब हम सतारा में रहते थे। मेरी माँ की मौत हो चुकी थी। मेरे पिता सतारा ज़िले में खाटव तालुके के कोरे गांव में खजांची की नौकरी करते थे। वहां बम्बई की सरकार अकाल पीड़ित किसानों को रोज़गार देने के लिए तालाब खुदवा रही थी। अकाल से हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी थी। मेरे पिता जब कोरे गांव गए तो मुझे, मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी बहन के 2 बेटों को, जिसमें मेरी बहन की मौत भी हो चुकी थी, मेरी काकी और कुछ पड़ोसियों के जिम्मे छोड़ गए। मेरी काकी काफ़ी भली थी, लेकिन हमारी ख़ास मदद नहीं कर पाती थी। वे कुछ नाटी थी और उनके पैरों में तकलीफ़ थी, जिससे वे बिना किसी सहारे के चल फिर नहीं चल पाती थी। अक्सर उन्हें उठाकर ले जाना पड़ता था। मेरी बहनें भी थी, उनकी शादी हो चुकी थी और वे अपने परिवार के साथ दूर पर रहती थी। खाना पकाना हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या थी, खासकर इसलिए कि हमारी काकी शारीरिक असहायता के कारण कुछ काम नहीं कर पाती थी। हम 4 बच्चे स्कूल भी जाते थे और खाना भी पकाते थे, लेकिन हम रोटी नहीं बना पाते थे, इसलिए पुलाव से काम चलाते थे। वह बनाना सबसे आसान था, क्योंकि चावल और गोश्त मिलाने से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना पड़ता था। मेरे पिताजी खजांची थे, इसलिए हमें देखने के लिए सतारा से आना उनके लिए संभव नहीं हो पाता था।
इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हम गर्मियों की छुट्टियों में कोरेगांव आ जाएं। हम बच्चे यह सोचकर काफ़ी उत्साहित हो गए, क्योंकि तब हमने पहली बार रेलगाड़ी में बैठने के बारे में सोचा था। हम लोगों ने काफ़ी तैयारी की। सफ़र के लिए अंग्रेज़ी स्टाइल के नए कुर्ते, रंग बिरंगी नक्काशीदार टोपी, रेशमी किनारे वाली धोती, नए जूते खरीदे। मेरे पिता ने यात्रा का पूरा ब्यौरा लिखकर भेजा था और कहा था कि कब चलोगे या लिख भेजना, ताकि वे रेलवे स्टेशन पर अपने चपरासी को भेज दें, जो हमें कोरेगांव तक ले जाएगा। इसी इंतज़ाम के साथ मैं और मेरा भाई और मेरी बहन का बेटा सतारा के लिए चल पड़े। काकी को पड़ोसियों के सहारे छोड़कर आए, जिन्होंने उनकी देखभाल का वादा किया था। रेलवे स्टेशन हमारे घर से 10 मील दूर था, इसलिए स्टेशन तक हम तांगा से ही गए। हम नए कपड़े पहनकर काफ़ी खुश थे और ट्रेन में बैठने की वजह से और खुशी दोगुनी हो गई थी। हमारी काकी ने हमारी विदाई में अपना दुख नहीं रोक सकी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। हम स्टेशन पहुँचे तो मेरा भाई टिकट ले आया। उसने मुझे व बहन के बेटे को रास्ते में खर्च करने के लिए 2-2 आना दिए। हम फ़ौरन साह खर्च हो गए और पहले नींबू पानी की बोतल खरीदी। कुछ देर बाद गाड़ी ने सीटी बजाई तो हम जल्दी जल्दी चढ़ गए, ताकि कहीं छूट न जाए। हमें कहा गया था कि मैसूर में मत उतरना। मैसूर में उतरना है, जो कोरेगांव का सबसे नज़दीकी स्टेशन है। ट्रेन शाम को 5 बजे मैसूर पहुंची और हम अपने सामान के साथ उतर गए। कुछ ही मिनटों में ट्रेन से उतरे सभी लोग अपने ठिकाने की ओर चले गए। हम 4 बच्चे प्लेटफार्म पर रह गए। हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर तक जब कोई नहीं आया, घंटा बीतने लगा तो स्टेशन मास्टर हमारे पास से आया। उसने हमारा टिकट देखा और पूछा कि तुम लोग क्यों रुके हो। हमने उन्हें बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि कोरेगांव कैसे पहुंचेंगे। हमने कपड़े लत्ते अच्छे पहने हुए थे और हमारी बातचीत से कोई भी पकड़ नहीं सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। इसलिए स्टेशन मास्टर को यकीन हो गया था कि हम ब्राह्मणों के बच्चे हैं। वे हमारी परेशानी से काफ़ी दुखी हुए। लेकिन हिंदुओं में जैसा आमतौर पर होता है, स्टेशन मास्टर पूछ बैठा कि हम कौन हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत बता दिया कि हम महार हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी में महार, जो कि अछूते माने जाते हैं। वह दंग रह गया। अचानक उसके चेहरे का हाव भाव बदल गया। जो कुछ देर पहले थे हमारे लिए दुख का भाव प्रकट कर रहा था, अब वो हमसे घृणा प्रकट करने लगा। वह फ़ौरन अपने कमरे की ओर चला गया और हम वहीं पर खड़े रहे। 20-25 मिनट बीत गए। सूरज डूबने ही वाला था। हम परेशान थे। यात्रा की शुरुआत वाली हमारी खुशी काफूर हो चुकी थी। हम उदास हो गए और करीब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौटा और हमसे पूछा कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। हमने कहा अगर बैलगाड़ी मिल जाए तो हम कोरेगांव चले जाएंगे, और अगर बहुत दूर ना हो तो पैदल भी जा सकते हैं। वहाँ किराए पर जाने के लिए बैलगाड़ियाँ थी। लेकिन स्टेशन मास्टर से मेरा महार कहना गाड़ी वालों को सुनाई पड़ गया था और कोई भी अछूत को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। हम दूना किराया देने को तैयार थे, लेकिन पैसों का लालच भी काम नहीं कर रहा था। हमारी ओर से बात कर रहे स्टेशन मास्टर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अचानक उसके दिमाग में कोई बात आई और हमसे पूछा क्या तुम लोग गाड़ी हाँक सकते हो। हम फ़ौरन बोल पड़े हाँ, हम हाँक सकते हैं। यह सुनकर वह गाड़ी वालों के पास गया और उनसे कहा कि तुम्हें दुगना किराया मिलेगा और गाड़ी वे खुद चलाएंगे। गाड़ीवान खुद गाड़ी के साथ पैदल चलता रहा। एक गाड़ीवान राजी हो गया। उसे दूना किराया मिल रहा था और वह अपवित्र होने से भी बचा रहेगा। शाम करीब 6:30 बजे हम चलने के लिए तैयार हुए, लेकिन हमारी चिंता यह था कि
यह आश्वस्त होने के बाद ही स्टेशन छोड़ा जाए कि हम अंधेरे के पहले कोरेगांव पहुंच जाएंगे। हमने गाड़ीवान से पूछा कि हम कितनी टाइम वहां पहुंचेंगे, तो उसने बताया कि 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। उसकी बात पर यकीन करके हम वहां से सामान गाड़ी में रख कर और स्टेशन मास्टर को शुक्रिया कह के चल दिए। हम में से एक ने गाड़ी संभाली और हम चल पड़े। गाड़ीवान बगल में पैदल चल रहा था। स्टेशन से कुछ दूरी पर एक नदी थी, बिल्कुल सूखी हुई, और कहीं कहीं जो है उसमें पानी था। गाड़ीवान ने कहा कि हमें यहाँ रुक कर खाना खाने लेना चाहिए, वरना रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा। हम राजी हो गए। उसने किराए का एक हिस्सा मांगा ताकि बगल के गांव में जाकर खाना खा आए। मेरे भाई ने उसे कुछ पैसे दिए और वह जल्दी आने का वादा करके चला गया। हमें भूख लगी थी। काकी ने पड़ोसी औरतों से हमारे लिए कुछ अच्छा भोजन बनवा दिया था। हमने टिफ़िन बॉक्स खोला और खाने लगे। अब हमें पानी चाहिए था। हम में से एक नदी वाले पानी के गड्ढे की ओर गया। उसमें से तो गाय बैल के गोबर और पेशाब की बदबू आ रही थी। पानी के बिना हमने आधे पेट खाकर ही टिफ़िन बंद कर दिया और गाड़ीवान का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर तक वह नहीं आया और हम चारों ओर उसे देख रहे थे। आखिरकार वह आया और हम आगे बढ़े। 4-5 मील हम आगे चले ही होंगे कि अचानक गाड़ीवान कूद कर गाड़ी पर बैठ गया और गाड़ी हाँकने लगा। हम चकित थे कि यह आदमी, जो अपवित्र होने के डर से गाड़ी में नहीं बैठ रहा था, लेकिन उससे कुछ पूछने की हिम्मत हम नहीं कर पाए। हम बस जल्दी से कोरेगांव पहुंचना चाहते थे, लेकिन जल्द ही अंधेरा छा गया। रास्ता नहीं दिख रहा था, कोई आदमी या पशु भी नज़र नहीं आ रहा था। हमें 3 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन कोरेगांव का कहीं नाम और निशान तक नहीं था। तब हमारे मन में यह डर पैदा हुआ कि यह गाड़ीवान हमें ऐसी जगह तो नहीं ले जा रहा जहां हमें मारकर सामान लूट लें। हमारे पास सोने के गहने भी थे। हम उससे पूछने लगे कि कोरेगांव और कितना दूर है। वह कहता जा रहा था कि ज़्यादा दूर नहीं है, जल्द ही पहुंच जाएंगे। रात के 10 बज चुके थे। हम डर के मारे सुबकने लगे और गाड़ीवान को कोसने लगे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक हमें कुछ दूर पर एक बत्ती जलती दिखाई दी। गाड़ीवान ने कहा, वाह देखो, चुंगी वाले की बत्ती। रात में हम वहीं रुकेंगे। हमें कुछ राहत महसूस हुई। आखिर 2 घंटे में हम चुंगी वाले की झोपड़ी तक पहुँचे। यह एक तलहटी में था जो दूसरी ओर स्थित था। वहाँ पहुंचकर हमने पाया कि बड़ी संख्या में बैलगाड़ियाँ वहाँ रात गुजार रही हैं। हम भूखे थे और खाना खाना चाहते थे, लेकिन पानी नहीं था। हमने गाड़ीवान से पूछा कि कहीं पानी मिल जाएगा। उसने हमें चेताया कि चुंगी वाला हिंदू है। अगर हमने सच बोल दिया कि हम महार हैं तो हमें पानी नहीं मिल पाएगा। उसने कहो कि तुम मुसलमान हो और अपनी तकदीर आजमा लो। उसकी सलाह पर मैं चुंगी वाले की झोपड़ी में गया और पूछा कि थोड़ा पानी मिल जाएगा। उसने पूछा, कौन हो? तो मैंने कहा कि हम मुसलमान हैं। मैंने उससे उर्दू में बात की, जो मुझे अच्छी आती थी, लेकिन यह चालाकी काम नहीं आई। उसने रूखाई से कहा, तुम्हारे लिए यहाँ पानी किसने रखा है? पहाड़ी पर पानी है, जाओ वहाँ से ले आओ। मैं अपना सा मुँह लेकर गाड़ी के पास लौट आया। मेरे भाई ने सुना तो कहा, चलो सो जाओ। बैल खोल दिए गए और गाड़ी ज़मीन पर रख दी गई। हमने गाड़ी के निचले हिस्से में बिस्तर डाला और जैसे तैसे लेट गए। मेरे दिमाग में चल रहा था कि हमारे पास भोजन काफ़ी है। भूख के मारे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन पानी के बिना हमें भूखे सोना पड़ रहा है। पानी इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि हम अछूत हैं। मैं यही सोच रहा था कि मेरे भाई के मन में एक आशंका उभर आई। उसने कहा कि हमें एक साथ नहीं सोना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक बार में 2 लोग सोएंगे और 2 लोग जागेंगे। इस तरह पहाड़ी के नीचे हमारी रात कटी। तड़के 5 बजे गाड़ीवान आया और कहने लगा कि हमें कोरेगांव के लिए चल देना चाहिए।
हमने मना कर दिया और उससे 8 बजे चलने को कहा। हमें कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। वह कुछ नहीं बोला। आखिर हम 8 बजे चले और 11 बजे कोरेगांव पहुँचे। मेरे पिता हम लोगों को देखकर हैरान थे। उन्होंने बताया कि उन्हें हमारे आने की कोई सूचना नहीं मिली थी। इस घटना का मेरे जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। तब मैं 9 साल का था। इस घटना की मेरे दिमाग पर अमिट छाप पड़ी। इसके पहले भी मैं जानता था कि मैं अछूत हूँ और अछूतों को कुछ अपमान और भेदभाव सहना पड़ता है। मसलन स्कूल में मैं अपने बराबरी के साथियों के साथ नहीं बैठ सकता था। मुझे एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। मैं यह भी जानता था कि मैं अपने बैठने के लिए एक बोरा रखता था और स्कूल की सफाई करने वाला नौकर वह बोरा नहीं छूता था, क्योंकि मैं अछूत हूँ। मैं रोज़ बोरा लेकर आता और अगले दिन लाता था और ले जाता था। स्कूल में मैं यह भी जानता था कि ऊंची जात के लड़कों को जब प्यास लगती तो वे मास्टर से पूछकर नल पर जाते और अपनी प्यास बुझाते थे, पर मेरी बात अलग थी। मैं नल को नहीं छू सकता था, इसलिए मास्टर की इजाज़त के बाद चपरासी का होना ज़रूरी था। अगर चपरासी नहीं है तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था। घर में भी कपड़े मेरी बहन धोती थी। सतारा में धोबी नहीं थे, ऐसा नहीं था। हमारे पास धोबी को देने के लिए पैसे न हो, ऐसी भी बात नहीं थी। हमारी बहन को कपड़े इसलिए धोने पड़ते थे क्योंकि हम अछूतों का कपड़ा कोई धोबी नहीं धोता था। हमारे बाल भी मेरी बड़ी बहन काटती थी, क्योंकि कोई नाई हम अछूतों के बाल नहीं काटता था। मैं यह सब जानता था, लेकिन उस घटना से मुझे ऐसा झटका लगा कि मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। उसी से मैं छुआछूत के बारे में सोचने लगा। उस घटना के पहले तक मेरे लिए बहुत सब कुछ सामान्य सा था, जैसा कि सवर्ण हिंदुओं और अछूतों के साथ आमतौर पर होता है। तो दोस्तों, ये थी अभी एक किस्सा जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ घटी थी, और काफ़ी ऐसे बहुत से वाक्य हैं जो अभी हम आपको बताएंगे। उनकी जीवनी ही है ये, तो उनकी हम जीवनी आपको सुना रहे हैं, जिसका नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा, जिसका हिंदी में अनुवाद है वीज़ा के लिए इंतज़ार। तो ये आप पढ़िए और समझिए पहले कैसा था, कैसा व्यवहार होता था। अभी और आपको पार्ट 3 लेकर आएंगे। तो ये पार्ट 2, अभी अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो तुरंत देखिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी देख सकें।